चलो बेटे, now the S block, you know S block consists of two groups, that is alkali metals and alkaline earth metals, है ना. So S block consists of hydrogen, हाइड्रोजन को तो वैसे बेटे अभी तक कोई प्लेस ही नहीं मिली है, तो हाइड्रोजन को हम छोड़ भी सकते हैं. एंड हाइड्रोजन के बाद आ जाता है लिथियम, लिथियम के बाद आ जाता है सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन सीजियम एंड देन फ्रेंशियम. ये फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का है जिसे हम करते हैं एल्कली मेटल्स. These are known as alkali metals. This is the first group of the S block. ठीक है. S block का मतलब है जिस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल में जाए. तो आपको पता है कि S सब शेल में बेटे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं. तो S ब्लॉक में 2 ही ग्रुप्स आते हैं. ठीक है. ग्रुप 1 दैट कंसिस्ट ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है. एंड ग्रुप 2 which consists of alkaline earth metals. ठीक है. तो ग्रुप 1 किसको है बेटे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. एंड ग्रुप 2 इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है बेटे. तो पहले हम ग्रुप 1 की बात करेंगे आज, फिर उसके बाद ग्रुप 2 की बाद में बात करेंगे. ठीक है. तो ग्रुप 1 में बेटे अल्कली मेटल्स आ जाते हैं. ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ अल्कली मेटल्स. ठीक है. दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. उनके जो मेटल की अल्कलीज बनेंगी, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कलीज है, वेरी मच स्ट्रॉन्ग अल्कलीज. इसलिए यह कहा जाता है कि ये अल्कली मेटल्स है. ठीक है. जैसे मैंने बोला बेटे, एस ब्लॉक का मतलब है जिसमें 2 ग्रुप आए. ऐसा 2 ग्रुप क्यों आते हैं? क्योंकि एस सब शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो ये फर्स्ट ग्रुप है. तो इसकी जो लास्ट शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा. हाइड्रोजन भी 1s1 है. हम हाइड्रोजन को प्लेस कर सकते हैं अल्कली में, मगर इसकी जो प्रॉपर्टीज है अल्कली से भी कुछ मिलती है और कुछ हेलोजन से भी मिलती है, इसलिए हाइड्रोजन एक्चुअली प्लेस मिल ही नहीं पाई. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये हाइड्रोजन यहाँ ना होके ना कहीं हम बीच में लिख देते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना अल्कली मेटल्स जैसे भी है. मतलब मन चाहे तो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर देता है, और इसका मन हो तो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर लेगा. ठीक है. It can gain the electron also and it can lose the electron. It will behave like halogen also. It can behave like alkalis also. तो इसको तो हम छोड़ दें. अब आ जाओ लिथियम से. लिथियम ये 1s1 के बाद इसकी जो आउटर कन्फिगरेशन है, हमें इसका तो पता है, आपको ये तो पता ही है बेटे. 3, 11, 19 इतना तो यू हैव डन इन क्लास +1 और क्लास 9th ऑल्सो. ठीक है. तो ये क्या हो जाता है? 1s2 2s1. तो 1s2 क्या है? दैट इज हीलियम, और लास्ट में 2s. ठीक है. 1. ओके. 2s1. उसके बाद ये पूरी रो फिल होके लास्ट में क्या आता है? न्योन. न्योन के बाद आ जाता है बेटे सोडियम. तो न्योन इज इंटरनल, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 3s1. तो आप ऐसे ही फिलिंग करते रहोगे. लास्ट में क्या आ जाएगा बेटे? आर्गन. आर्गन की फिल होने के बाद आपकी टर्न आ जाती है इसकी, दैट इज पोटेशियम. अब पोटेशियम के बाद टर्न आती है बेटे रुबीडियम. रुबीडियम होता है 37. ठीक है. 37. ओके. बहुत इजी है रिमेम्बर करना बेटे. 37 के बाद 55, और 55 के बाद इस 3 का 8 बना दो, 87. ठीक है. जिसमें से ये हो जाएगा रेडियो एक्टिव. ओके. 37, 87 एंड बीच में क्या है? 55. अच्छा. आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन. तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिप्टॉन, यहाँ पे आ जाएगा जीनॉन इंटरनल, और यहाँ पे आ जाएगी
रेडन इंटरनल, और ये हो जाएगा 5s1, ये हो जाएगा 6s1, और ये हो जाएगा आपका बेटे 7s1। तो ये होगी बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स, जिसमें आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, विद एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। ठीक है, ओके, डन। अब let us do their general characteristics after electronic configuration। तो अब मैंने ये तो आपसे ही पूछना है, आज मैंने बोला था कि ये आपकी टर्न है। तो सबसे पहले है जी एटॉमिक रेडियस। हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे, और चैप्टर डिस्कस मतलब है यू विल गिव। हाँ जी, तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस को क्या होता है? हरी अप, विल टेल मी, अदरवाइज मैंने नेम बोलने शुरू कर देने। वेरी नाइस, हाँ जी, यस काव्या। मैम along the period atomic radii डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही शेल में होंगे जिसके कारण वो मतलब न्यूक्लियस अट्रैक्ट जल्दी कर लेगा। तो अलोंग द पीरियड इफ एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इनका एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा या कम होगा? यस बेटे, आपने बोला कि अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस है। यस स्मृति। मैम इनका सबसे ज्यादा होगा। तो इनका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, एक स्पेसिफिक पीरियड में हर एक एलिमेंट का बाकी एलिमेंट से ज्यादा होगा। अच्छा, अब डाउन द ग्रुप आ जाओ, क्या होना चाहिए डाउन द ग्रुप? हरी अप, बस वही हैंड्स रेज हैं, बाकी यू आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग द आंसर्स। चलो इसके बाद हम डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, जो सबसे ज्यादा प्रोनाउंस्ड फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल वाला है, इसमें चार्ज भी इंक्रीज होगा। हाँ, तो एडिशन एक न्यू शेल की होती है, तो न्यू शेल की वजह से जब डाउन द ग्रुप आते हैं, हम देख रहे हैं 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। तो इफ न्यू शेल इज इंक्रीज, नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज इज ऑल्सो इंक्रीज, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो आपके आंसर में ये वर्ड होना चाहिए बेटे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, सो अगर हम आयनिक की बात करें, आयनिक रेडियस, हु विल टेल मी अबाउट आयनिक? आयनिक का मतलब है, पहले तो ये किस तरह के आयन बनाएंगे, हमें पता है किस तरह के आयन बनाएंगे। इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, इजंट इट? ये सब क्या है? मेटल हैं। और ये कौन से मेटल हैं? अल्कली मेटल्स हैं। इन सब की क्या खासियत है कि ये जो लास्ट शेल है इसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये लिथियम की लास्ट शेल में जाएगा, सोडियम में से भी जाएगा। तो जब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो साइज बढ़ेगा या कम होगा? यस, यस जतिन। मैम मैम आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है फ्रॉम द ग्रुप, एंड डिक्रीज होता है अगर हम पीरियड में जाएं लेफ्ट टू राइट। अगर इनके एटम में से जो आयन बने हैं उनका आयनिक रेडियस कम होगा या ज्यादा होगा? Means you are asked with the radii of cation are less than atom or more than an atom? हाँ, डिक्रीज, लेस, ठीक है, इट विल बी लेस देन एन एटम। बाकी वही चलेगा, आयनिक रेडियई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली इंक्रीज डाउन द ग्रुप हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? अब बात करें इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को समझाने से पहले आपको जरा मैं you know about the metallic bonds। अच्छा, पहले ये बताओ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट करने से पहले हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड्स की। इनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं? कहना नहीं होता। ये हार्ड मेटल्स हैं, ये सॉफ्ट मेटल हैं? अब इससे आपको आंसर पता चल जाएगा।
These are hard metals and soft metal. क्या है इनमें से कुछ metals ऐसे भी हैं जो cut with knife होते हैं? बताओ हैं? पोटेशियम सोडियम आप क्लास 10th में करते थे, दे कैन बी कट विद नाइफ। इसका मतलब, हाँ इसका मतलब ये क्या होते हैं बेटे? सॉफ्ट मेटल। अगर मैं सॉफ्ट मेटल की बात करूं, इसका मतलब ये क्या है कि इनका मेटेलिक जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैन एनीवन टेल मी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? किसी को भी आता हो? अगर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मेटल्स बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तभी हम कहते हैं ना दे आर जनरली सॉफ्ट मेटल्स। अगर मेटेलिक बॉन्ड्स बेटे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ही कम हो जाना। तो आप ये बताओ पहले कि अगर आप कहते हो कि सॉफ्ट है, सॉफ्ट इसी वजह से है कि इसके मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब इसके मेटेलिक बॉन्ड क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग? एनीवन नोस? नो वन? देखो बेटे, जो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मेटालिक बॉन्डिंग का। देखो बॉन्डिंग अलग अलग, जैसे दो नॉन मेटल्स में जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्ड है ना, और जो मेटल और नॉन मेटल में बॉन्डिंग है वो आयनिक बॉन्ड है। अब इनमें मेटालिक बॉन्ड्स हैं। मेटालिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम में जो जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक ही, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात कर लूं, ठीक है, इन्होंने अपना लास्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन है ना वो लूज करना है। इन सब ने लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना है, ठीक है। अब जब ये लूज करेंगे तो जो बाकी बचा, बाकी क्या बचा? अंदर एक न्यूक्लियस बचा, और बाकी के इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। 10 इलेक्ट्रॉन्स किसमें बचे? तो जो आपकी बेटे 2 शेल्स हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो आप मानो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे और ये बाकी इसमें यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो A1 इलेक्ट्रॉन है वो ये है, ये अलग है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल, ठीक है। ये जो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल लूज कर सकता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, वो हमेशा मेटल के साथ बेटे लूजली बाउंडेड स्टेट में होता है। तभी तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो ये लूज कर सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं उसको हमने अलग दिखा दिया, और जो बाकी बचा, बाकी क्या बचा? अब सोडियम के केस में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्या बचे आपके बाकी जो अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो चीज बची है ये इसको कहते हैं कर्नल, इसे कहते हैं बेटे कर्नल्स, ठीक है। ये कर्नल और ये इलेक्ट्रॉन इस कर्नल को अपनी तरफ खींचता रहता है, ये लूजली बाउंडेड स्टेट में, क्योंकि एक दिन इसने निकलना ही है, तभी सोडियम स्टेबल होगा, ये रिएक्ट करेगा किसी से, ठीक है। अदरवाइज अगर इनकी वायर्स बना देंगे, अब इनकी तो बना नहीं सकते, से कॉपर की बनाते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कॉपर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो भी है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे कर्नल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे कर्नल्स हैं बेटे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये तो मैंने 4 बनाए हैं, और जब मैं एक छोटा सा भी सोडियम का मेटल का ब्लॉक ले लूं, ये छोटा सा पीस भी ले लूं, उसमें मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स, हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो उतने ही कर्नल्स हैं, उतने ही लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम कितने कर्नल्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इन्फ्लुएंस में आता है? इन द सेम वे एक कर्नल जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ आता है? एक इलेक्ट्रॉन कितने कर्नल्स के साथ आता है? ये जो बॉन्ड होते हैं बेटे इसे कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, जो कि कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कर्नल क्या है? पॉजिटिव चार्ज जो स्पीशीज बच जाती है आफ्टर जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो अलग होता है, ठीक है। अब जितना छोटा कर्नल का साइज होगा और जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड स्टेट में होंगे, मतलब जितने बाहर निकल रहे होंगे, और जितना साइज छोटा हो जाएगा कर्नल का, ऑब्वियसली बेटे अगर इलेक्ट्रॉन कोई मेटल ज्यादा लूज कर सकता है तो उसकी प्रोटॉन उतने बढ़ जाएंगे अंदर, तो कर्नल पे पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो कर्नल जितना पॉजिटिवली चार्ज और जितना छोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन उसके इन्फ्लुएंस में उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। तो उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हमें पता है कि पूरे पीरियड में या पूरे पीरियोडिक टेबल में इन ग्रुप्स का जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा है। अब इस ग्रुप के एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो इसका कर्नल का भी साइज बड़ा है, इसका मतलब कर्नल के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जो कर्नल और इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है जितना कि अगर हम हैवी मेटल्स की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि डी ब्लॉक के मेटल्स आप स्टडी करोगे इन क्लास 12, तो डी ब्लॉक की तरफ जाते हुए साइज छोटा होता जाएगा, कर्नल डेंसर होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी वो ज्यादा लूज करते हैं, जैसे आयरन है 3 भी लूज कर सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन है 7 भी लूज करते हैं। तो जितना कर्नल्स इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतना कर्नल छोटे होते जाएंगे, जितने कर्नल छोटे होते जाएंगे उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाता है अलोंग द पीरियड। अगर मेटल्स की बात करें, इनका मेटालिक बॉन्ड है वो वीक है, इसलिए ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, क्योंकि इनके जो कर्नल्स का साइज है वो बड़ा है, इट इज मोर। गॉट द पॉइंट बेटे? यस और नो? हाँ जी, बस काव्या इज लिसनिंग, देन समृद्धि, हिमांशु, वेयर आर द रेस्ट? हर्षदीप, दिव्यांशी, बस बाकी सो रहे हैं। जतिन, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड इनके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए बेटे ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट मेटल हो जाते हैं, दे आर सॉफ्ट मेटल, ठीक है। अच्छा, अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अब इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बताओ, अब आप बता दो मुझे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कम। काव्य सिंह, वीक वीक नहीं, लो हाई, यस लो, है ना। तो इनका बेटे मेल्टिंग जो पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। और नीचे जाते वक्त और भी कम हो जाता है। क्यों? क्यों कम हो जाएगा? अगेन कर्नल्स का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने एक ही लूज करना है, तो मेटालिक बॉन्ड जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। अगर मेटालिक बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। इतना कम है कि जो ये लास्ट में पड़ा है ये लिक्विड है रूम टेम्प, और सीजियम का भी आपको पता ही है सबको, हाथ में पड़ते ही इट विल मेल्ट, ठीक है। चाहिए होगी। अब आपने ना हेडिंग लिखते जानी है, हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कर लिया, हमने एटॉमिक रेडियई कर लिया, हमने आयनिक रेडियई कर लिया, हमने मेटालिक बॉन्ड्स कर लिए। अब बात करें, आर दे आर सॉफ्ट मेटल? यस, आर दे आर सॉफ्ट मेटल्स और नॉट? यस, है ना, दे आर सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट विद नाइफ, दे कैन, अगेन वही बात बेटे, मेटालिक बॉन्ड वीक है। जब मेटालिक बॉन्ड वीक होंगे तो आप उनको नाइफ के साथ कट कर सकते हो इजीली, ठीक है, यू कैन कट देम विद नाइफ, ओके। अब आज बात करते हैं बेटे डेंसिटी की, ठीक है। तो वी हैव कवर्ड, अगेन आई एम स्पीकिंग, एटॉमिक रेडियई, आयनिक रेडियई, then we have covered metallic bond, then we have covered melting and boiling point, and now then we have covered softness, and now come to density. अब आप बताओ कि डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ जी, एनीवन बोलो जल्दी। देखो बेटे, जब इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ही नहीं है, अभी तो इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज होने, तो ये सारे लाइट मेटल्स आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी,
हाँ पीरियड में लेस, ग्रुप में मोर। यस काव्या, ठीक है, ओके। अब ये समझो क्यों डेंसिटी, अब ये देखो बेटे ईच पीरियड में देखो इनकी कम क्यों होगी, अभी तो इलेक्ट्रॉन लिथियम से आगे बढ़ते तरफ जाने हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ना इनके पास प्रोटॉन है, ना इनके पास इतने न्यूट्रॉन्स हैं, तो इनकी जो डेंसिटी है वो कम होगी। और सबसे ऊपर मेटल्स में ऊपर पड़ा है लिथियम, तो जो लिथियम है इसमें तो है ही 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन, इसकी क्या डेंसिटी होनी है, इसकी तो लाइटेस्ट मेटल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लिथियम क्या हो जाता है बेटे, लाइटेस्ट मेटल। लिथियम से लेके सीजियम तक जाते जाते आपकी डेंसिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि आपको बताया कि एटॉमिक मास इंक्रीज करता है, ठीक है। नो डाउट एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास जो है वो ज्यादा इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, ठीक है। मास जो भार है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। इसलिए हम कहते हैं जी, जो इसलिए कहते हैं कि एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू एटॉमिक वॉल्यूम। इसलिए जो साइज है वो इंक्रीज इतना नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। मगर एक्सेप्शन जहां पे, वहां पे क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम में बेटे एक्सेप्शन आती है। जो पोटेशियम है वो ज्यादा डेंसर होना चाहिए सोडियम से, मगर जो पोटेशियम है वो कम डेंसर है एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि जो पोटेशियम का जो साइज है वो अब नॉर्मल इंक्रीज करता है, ठीक है। इट विल इंक्रीज अब नॉर्मली, अगर इतना इंक्रीज, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा तो आपकी जो डेंसिटी है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या हमने कवर किया, जस्ट आई एम राइटिंग टू रिकॉल यू आप, ठीक है बेटे। एवरीथिंग अगेन आई एम सेइंग इज गिवन इन द बुक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये जो चैप्टर हर नोट, और नोट तो मैंने कितने दिनों के बाद देखी आपकी क्लास में, ठीक है। रीड किया करो, अंडरस्टैंड किया करो खुद। तो डेंसिटी वी हैव कवर्ड, वी हैव कवर्ड मेटालिक बॉन्ड, we have covered melting and boiling point, we have covered softness। आप ये जरूरी नहीं है ऐसे ही गिवन हो, अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग तरीके से गिवन होते हैं, मगर हमने बस ये देखना है कि ये पॉइंट्स कवर हो गए। उसके बाद बेटे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, आ जाओ। अब ये तो खुद ही बताओगे, आप इतनी बड़ी पढ़ चुके हो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बोलो। Ionization enthalpy, tell me. Yes, समृद्धि। मैंने तो कौन म्यूट किया था? हाँ, जीवितेश, मेटल लेस मेटल बॉन्ड, लेस मेटल बॉन्डिंग बेटे। एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हम बात करते हैं ना बेटे, वो तो करती आइसोलेटेड की बात है। तब हम साइज की बात करते हैं, चलो बोलो अब ये क्या बोलेगा, है ना। तो हम वो बॉन्डेड स्टेट में तो जा ही नहीं सकते, मेटालिक बॉन्ड में तो जा ही नहीं सकते आप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ही ये है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम। हाँ जी, यस समृद्धि बोलो। नाउ वेयर आर यू? Kavya is writing ionization. Yes, yes. Decreases down the group along the period increases. Yes, yes, Smriti. When ionization enthalpy increases along the period and decreases down the group. Why? Why? So, but ionization enthalpy. What is what? पहले तो what is ionization enthalpy? It is an energy
required to remove an electron from an isolated gaseous atom. ठीक है, तो जो एटम का साइज जितना अलोंग द पीरियड छोटा होता जाएगा उतना हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। यस काव्या, यू आर राइट। ठीक है, उतनी एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी बेटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो अभी हमें पता है कि इनका साइज पर्टिकुलर पीरियड में ज्यादा होता है, तो हम इनको कम एनर्जी देके इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। अगर साइज बड़ा है तो इनका न्यूक्लियर चार्ज भी इतना ज्यादा नहीं है, अभी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना है ना, तो जो इसलिए इनका जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो अपने अपने पीरियड में कम होती है। और डाउन द ग्रुप भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी अगेन, क्योंकि साइज बढ़ता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटे जब आप बात करते हो ना, मैं हमेशा आपको ये समझाती हूँ एग्जाम में आपके आंसर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। अगर आप अकेला न्यूक्लियर चार्ज लिखोगे ये आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, क्योंकि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन भी है, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी है, 19 इलेक्ट्रॉन है तो 19 प्रोटॉन भी है, 37 इलेक्ट्रॉन्स हैं 37 प्रोटॉन भी हैं। ठीक है, प्रोटॉन बढ़ते हैं तो हम कहते हैं भी न्यूक्लियर चार्ज बेटे जी बढ़ता है डाउन द ग्रुप। ठीक, तो मगर इफेक्टिवनेस उस न्यूक्लियर चार्ज की कम हो जाती है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ज्यादा होता है। ठीक है, व्हाट द पॉइंट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये तो आपको पता है। अब आप मुझे ये बताओ कि सेकंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी से ज्यादा होगी या कम होगी इनकी केस ऑफ दिस मेटल्स। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है, जब आपने ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, दैट इज फर्स्ट मोर, है ना। जब सेकंड रिमूव करोगे तो हमें ये नोबल गैसेस नजर आ रही है, तो इन्होंने नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर ली जो कि एक स्टेबल कन्फिगरेशन है। अब सेकंड के लिए आपको एनर्जी फर्स्ट कम है काव्य, सेकंड विल बी मोर। ठीक है, सेकंड के लिए आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है नोबल गैस से, तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू गिव मोर एनर्जी। फर्स्ट में तो हमने लास्ट शेल में से निकालना है, वो जल्दी दे देंगे, उन्होंने नोबल गैस अटेन भी करनी है, वो दे आर वेरी ईगर टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स। मगर सेकंड निकालने के लिए एक बारी खत्म हो गया, अब सेकंड निकालने के लिए इनको निकालना पड़ेगा किसमें से बेटे, इनको निकालना पड़ेगा नोबल गैस दैट इज अ स्टेबल कन्फिगरेशन। तो एनर्जी क्या होती है बेटे, ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी इनको ज्यादा देनी पड़ेगी, फॉर द पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आफ्टर आयोनाइजेशन इंथैल्पी, बात करें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी, ये तो सबको पता होना चाहिए। यस, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, ये तो सबका आंसर होना चाहिए। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं ये, +1, है ना। तो ये हमें पता ही है सबको कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेंगे, क्योंकि इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, तो सब की ही क्या है, +1 है। ठीक है, सबने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेना है और सबने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेना, व्हाट द पॉइंट। ठीक है, तो फटाफट से लूज करेंगे कि हम स्टेबल हो जाएं, हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की तरफ जाए। तो इसलिए they can lose, have tendency to lose an electron. Okay, so less than 2 minutes are left.